नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त दुष्यंत कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हॉरर वर्ल्ड पॉडकास्ट पर। हम आपके लिए एक और कहानी लेकर आए हैं। अगर आप हॉरर कहानी सुनने के शौकीन हैं तो ये चैनल आपके लिए है। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी उस समय की है जब हिमांशु अपने पापा के साथ एक गांव में रहता था। हिमांशु के पापा पुलिस में थे और रात को ड्यूटी पर जाते थे। हिमांशु के पापा के एक दोस्त राजू भैया भी थे, जिनका एक बेटा था। राहुल और हिमांशु बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ उठते बैठते, खाते पीते और कभी कभी ड्रिंक भी कर लेते थे। रात को दोनों मिलकर खेत का काम संभालते थे। हालांकि हिमांशु एक जमींदार का बेटा था, पर खेती में उसकी और राहुल की ज्यादा रुचि नहीं थी। दोनों के मन में हमेशा यही ख्याल रहता था कि वे कुछ अलग करें, कुछ ऐसा जिससे उनकी अपनी पहचान बने। वे अपने परिवार के बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। उनके सपने थे कि वे किसी तरह से अपना खुद का बिजनेस शुरू करें। दोनों ने अपने पापा के कहने पर कई सरकारी नौकरियों के फॉर्म भी भरे थे, लेकिन कभी सिलेक्शन नहीं हुआ। एक दिन की बात है, जब हिमांशु अपने खेत में काम कर रहा था, तभी राहुल उसके पास आया और बोला, हिमांशु टेंशन मत ले भाई, कुछ दिनों की बात है। हमारे पास इतना पैसा होगा कि हम जहां चाहेंगे वहां बिजनेस खोलेंगे, और अगर मैंने अपना बिजनेस शुरू किया तो तेरी मदद जरूर करूंगा। राहुल की बातें सुनकर हिमांशु थोड़ा हैरान हो गया। वह सोचने लगा कि जो इंसान मेरे नीचे काम करता है वही मुझे कह रहा है कि वह मेरा बिजनेस शुरू करवाएगा। हिमांशु ने हंसते हुए मजाक में कहा, हाँ राहुल, क्यों नहीं भाई, मैं तो यही चाहूंगा कि तू आगे बढ़े। हम तो वैसे भी तेरे सामने गरीब आदमी हैं, हमारी भी मदद कर देना अगर तेरे पास पैसा आ जाए। राहुल मुस्कुराया और दोनों फिर से अपने अपने काम में लग गए। 3 दिन से खेत में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। हिमांशु को राहुल की आदतें बदलती हुई दिख रही थीं। तीसरे दिन जब राहुल फिर से देर से खेत में आया, हिमांशु ने हंसते हुए कहा, क्या भाई, अब तो टाइम पर आने की ही भूल गए हो? राहुल ने बिना किसी हंसी मजाक के अपनी उंगली पर एक चमचमाती सोने की अंगूठी दिखाते हुए कहा, देख सोने की अंगूठी। हिमांशु का दिल एक पल के लिए ठिठक गया। इतनी महंगी चीज, यह तो मुमकिन नहीं था। उसके मन में सवाल उठने लगे, राहुल के पास यह अंगूठी कहां से आई? जिज्ञासा से भरे हुए उसने मजाक में कहा, कहीं चांदी की अंगूठी पर सोने की परत तो नहीं चढ़ा ली? लेकिन उसकी आवाज में हल्का सा शक साफ झलक रहा था। जब राहुल ने अंगूठी उसे पास से दिखाई तो हिमांशु की सांसें थम गई। यह सच में सोने की अंगूठी थी। सच सच बता, यह अंगूठी कहां से आई? हिमांशु ने गंभीरता से पूछा, कहीं तूने कुछ गलत काम तो नहीं किया? राहुल ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने पहले ही कहा था ना, बड़ा पैसा आने वाला है, बस थोड़ा और इंतजार कर, सही समय आने पर सब पता चल जाएगा। अब चल पार्टी करते हैं। हालांकि उस दिन वे पार्टी नहीं कर पाए, लेकिन कुछ दिन बाद राहुल ने दोस्तों के साथ एक धूमधाम वाली पार्टी रखी। सबने जमकर खा पिया, रात भर जश्न मनाया। लेकिन जब बिल देने का वक्त आया, राहुल अचानक बोला, पैसे मैं दूंगा। अगर मुझे अपना सच्चा दोस्त मानते हो तो आज का बिल मेरा है। सभी दोस्तों की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। सब सोच रहे थे, आखिर इसके पास इतना पैसा कहां से आ गया? हिमांशु राहुल की हर हरकत को चुपचाप देख रहा था और उसके मन में एक डरावनी आशंका घर कर रही थी। जब से इसके पास पैसा आया है, ये खेतों में काम करना तो छोड़ ही चुका है। ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। आशु उस रात कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप सब देखता और मन ही मन राहुल की हरकतों पर गौर करता है। पार्टी के बाद दोनों वहां से निकलते हैं। सारा बिल राहुल बिना किसी झिझक के चुका देता है। हिमांशु के मन में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगती है। आखिर राहुल के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? ये कर क्या रहा है? 3 दिन बाद गांव के किनारे बहती नहर के पास दोनों बैठे थे। आसमान में बादल घिरे थे और हल्की हवा बह रही थी। हिमांशु ने सिगरेट का कश लेते हुए अचानक सवाल दागा, सच सच बता राहुल, तू ऐसा क्या कर रहा है कि तेरे पास हमेशा पैसे होते हैं? हर बार 500 का नोट निकालकर हवा में उड़ा देता है। राहुल की आंखों में एक अजीब चमक आई। वह हल्का मुस्कुराया और बोला, भाई मैंने एक छोटा मोटा धम शुरू किया है। पैसा आ रहा है, लेकिन उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। तू चिंता मत कर, सही समय पर सब बता दूंगा। अभी चल।
थोड़ा घूमेंगे। हिमांशु ने उस वक्त तो राहुल की बातों पर यकीन कर लिया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा शक घर कर गया था। दोनों घूमने निकलते हैं, पर हिमांशु का दिमाग अब भी सवालों में उलझा हुआ था। राहुल के पास यह पैसा आ कहां से रहा है? क्या यह सच बोल रहा है? 4-5 दिन और बीत जाते हैं, लेकिन गांव में एक अजीब सी सरगर्मी फैलने लगती है। हर दिन कहीं ना कहीं से किसी के गायब होने की खबर आने लगती है, और हर बार उन लापता लोगों का कुछ भी पता नहीं चलता। हिमांशु को अब डर सताने लगा था। उसने गौर किया कि राहुल उन लापता लोगों के बारे में कभी कोई चर्चा नहीं करता। एक रात जब गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, हिमांशु को राहुल की बातें याद आईं। वह रहस्यमय बिजनेस, वह पैसा और वह अजीब सी हंसी। उसे लगा कि शायद इन घटनाओं का कुछ ताल्लुक राहुल से है। उस रात हिमांशु ने तय कर लिया कि वह सच्चाई जानकर रहेगा। क्या राहुल के पैसे और इन गायबियों के बीच कोई कड़ी थी? उसके भीतर उठती दहशत और भी गहरी हो गई थी। खेत के पास काम खत्म करके जब हिमांशु घर जाने को होता है, तो वह देखता है कि राहुल के हाथ में वह पुराना लैंप है जिसमें तिल्ली जलाकर मिट्टी का तेल भरा जाता है। राहुल उस लैंप को लेकर स्मशान की तरफ जा रहा होता है। हिमांशु को यह देखकर अजीब सा लगता है। यह आज भी खेत में काम करने नहीं आया और अब स्मशान जा रहा है। हिमांशु चुपचाप राहुल का पीछा करने लगता है। धीरे धीरे वह स्मशान तक पहुंचता है और एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। वहां से वह देखता है कि स्मशान के पास एक तांत्रिक बैठा है जो बहुत देर से किसी यज्ञ कुंड में भस्म डाल रहा है। हिमांशु के दिमाग में अचानक सब साफ हो जाता है। अरे, यह तो काला जादू कर रहा है। यही तांत्रिक इसे अमीर बना रहा है। मुझे भी इससे कुछ सीखना पड़ेगा। हिमांशु को याद आता है कि उसके पिता पुलिस में हैं और उसे कभी पैसे नहीं देते थे। उसके मन में अब यह बात घूमने लगती है, अगर राहुल इस तांत्रिक से कुछ सीख सकता है तो मैं क्यों नहीं? मुझे भी इस तांत्रिक से कुछ सीखना है। जब राहुल शमशान से जाने लगता है तो हिमांशु उसे पकड़ लेता है और कहता है, सच सच बता राहुल, पूरे गांव में बता दूंगा कि तू काला जादू कर रहा है। न जाने कितनों की मौत की होगी तूने। इस काले जादू से अब पूरा राज खोल। राहुल घबराकर पीछे देखता है। तांत्रिक अब भी अपनी विद्या में लीन होता है। आंखें बंद किए हुए राहुल हिमांशु को शांत करते हुए कहता है, हिमांशु मेरे साथ आ, अभी यहां कुछ मत बोल राहुल। हिमांशु को स्मशान से दूर करीब 10 मिनट तक ले जाता है। वहां पहुंचकर वह कहता है, सुन भाई, बड़ी मुश्किल से यह तांत्रिक मिला है। हिमांशु को एक दिन राहुल से पता चलता है कि उसने एक यक्षिणी सिद्ध करवाई है। अगर आप नहीं जानते, यक्षिणी एक ऐसी ताकत होती है जो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती है और आपके भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में भी बता सकती है। राहुल ने बताया कि बहुत से बाबा जो तंत्र मंत्र करते हैं, उन पर यह दावा किया जाता है कि उनके पास यक्षिणी की सिद्धि होती है, जिससे वह लोगों की हर गतिविधि जान सकते हैं। यह सुनकर हिमांशु हैरान रह जाता है। वह कहता है, भाई मुझे भी यक्षिणी सिद्ध करनी है। राहुल हंसते हुए बोलता है, अभी तो वह तांत्रिक यहां से जा रहे हैं, इन्हें अभी परेशान मत कर। अगर तू अभी बीच में आया तो वह गुस्से में आकर कोई श्राप दे देंगे। हम थोड़ा इंतजार करते हैं। 7-8 दिन बाद जब वह फिर से आएंगे तब मैं तुझे उनसे मिलवा दूंगा। हिमांशु को यह बात समझ में नहीं आती। उसके मन में चल रहा था कि राहुल उसे मिलने नहीं देगा तो वह खुद तांत्रिक को पकड़ने का सोचता है। राहुल और हिमांशु के बीच अब थोड़ी बहस भी हो जाती है। हिमांशु कहता है, अगर तुझे पता था तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तू सिद्धि प्राप्त कर रहा है और मैं यहां पैसे बर्बाद कर रहा हूं। अब हिमांशु हर रोज स्मशान में जाकर तांत्रिक का इंतजार करता है, लेकिन तांत्रिक उसे नहीं मिल रहा था। 7वें दिन अचानक तांत्रिक स्मशान में दिखाई देता है। हिमांशु तुरंत समझ जाता है कि यही सही समय है। तांत्रिक अपनी पूजा में गहरे जाने से पहले ही वह तेजी से उसके पास जाता है। हिमांशु तांत्रिक के पैरों में गिर जाता है और कहता है, तांत्रिक जी, मुझे भी यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त करवा दो। तांत्रिक को समझ में आ जाता है कि राहुल ने हिमांशु को सब बता दिया है, लेकिन वह कुछ कहे बिना हंसते हुए कहता है, ठीक है। तांत्रिक की आंखों में अजीब सी चमक थी जब उसने हिमांशु से कहा, अगर तुझे यह विद्या चाहिए तो तुझे मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। मैं तुझे कुछ मंत्र दूंगा जिन्हें तुझे हर रोज जाप करना होगा। साधना कुल 10 दिन की है, लेकिन ध्यान रहे 5वें दिन के बाद तुझ पर ऐसी घटनाएं टेंगी जिनसे तेरा मन विचलित हो सकता है।
अगर डर के मारे तूने साधना बीच में छोड़ी तो तेरा अंत निश्चित है। हिमांशु के दिल में एक ठंडा सा डर उतर गया था, पर उसकी आंखों में लालच की आग धधक रही थी। वह खुद से बोला, मुझे तो बस यक्षिणी सिद्ध करनी है, मुझे भी अमीर बनना है। लालच ने उसके हर डर को निगल लिया। उसने तांत्रिक की तरफ देखकर कहा, जो आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूं, चाहे अंगूठा मांग लो या जान, पर मुझे अमीर बनना है। तांत्रिक ने हल्की सी मुस्कान दी, जो उसके चेहरे पर कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही थी। फिर उसने हिमांशु के कान में कुछ मंत्र फूंके और गहरी आवाज में बोला, हर रोज इस स्मशान के पीछे वाले पीपल के पेड़ के नीचे आना। जब तू यहां आएगा मुझे देखेगा, पर मुझसे नजरें मिलाने की कोशिश मत करना। उस पेड़ के नीचे बैठकर 2 घंटे तक मंत्र जाप करना, लेकिन 5वें दिन तुझ पर जो भी घटित हो उससे डर कर रुक मत जाना। हिमांशु ने घबराते हुए पूछा, और आगे तांत्रिक की आंखें गहरी होती गई। उसकी आवाज में एक भयानक गूंज थी, 5वें दिन तू यहां आएगा और उस पीपल के नीचे मदिरा और मांस चढ़ाए। जैसे ही तू यह चढ़ाए, उस पल से तुझ पर घटनाओं की शुरुआत होगी। हो सकता है कि तुझे कुछ दिखाई दे, कुछ महसूस हो, लेकिन डरना मत। हिमांशु के भीतर का लालच अब हदें पार कर चुका था। उसने ठान लिया था कि वह हर हाल में इस साधना को पूरा करेगा। उसने दृढ़ता से कहा, कोई दिक्कत नहीं, मैं सब करूंगा। लेकिन हिमांशु यह नहीं जानता था कि जो रास्ता उसने चुना था वह सिर्फ धन का नहीं बल्कि मौत के दरवाजे तक ले जाता था। अब उसकी किस्मत उसे कहां ले जाएगी, इसका अंदाजा उसे भी नहीं था। हिमांशु पूरी तैयारी के साथ अगली रात फिर से स्मशान में पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाता है। वहां बैठकर वह मंत्र जाप शुरू करता है। 2 घंटे बीत जाते हैं और फिर वह घर वापस आकर सो जाता है। उसके घर वालों को लगता है कि वह रात को खेतीबाड़ी के काम से बाहर जाता है, लेकिन हकीकत में वह तांत्रिक की साधना कर रहा होता है। 5वें दिन जब हिमांशु मांस और मदिरा पीपल के पेड़ के सामने रखता है, उसे अचानक कान में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह आवाज कहती है, हिमांशु, अगर तुम 10 दिन तक ऐसे ही करते रहे तो तुम मुझे सिद्ध कर लोगे। यह सुनकर हिमांशु का आत्मविश्वास एकदम बढ़ जाता है। वह सोचता है कि अब वह सिद्ध के बहुत करीब है। पहले उसे लगता था कि यह साधना उसके बस की बात नहीं, पर अब उसे यकीन हो गया कि वह सफल होगा। घर वापस आकर वह देखता है कि उसके माता पिता सो रहे हैं और वह भी सो जाता है। लेकिन अगले दिन से उसके साथ अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। उस रात जब 2 से 3 बजे के बीच उसकी नींद खुलती है, उसे कमरे में एक तीखी बदबू महसूस होती है, जैसे किसी ने जानवर को मारकर फेंक दिया हो। बदबू से परेशान होकर वह वॉशरूम में जाता है और देखता है कि वहां 2 चूहे मरे पड़े हैं और दोनों की गर्दन गायब है। घबराकर वह अपनी मम्मी को बुलाता है और कहता है, मम्मी, शायद हमारे घर में बिल्ली आ गई है जिसने चूहों को मार डाला। उसकी मम्मी चारों तरफ देखती हैं और कहती हैं, बिल्ली कहां से आएगी? हमारा घर तो बंद था, ये तो कभी हुआ ही नहीं कि कोई जानवर घर में घुस आए। फिर भी वे सोचती हैं कि शायद कहीं से बिल्ली आ गई होगी और चूहों को मार दिया होगा। वे चूहों को उठाकर घर से बाहर फेंक देते हैं, लेकिन हिमांशु के दिमाग में यह बात खटकती रहती है क्योंकि वॉशरूम बाहर से बंद था। इसके बाद 2 दिन और बीतते हैं और साधना के दौरान हिमांशु को फिर एक इशारा मिलता है। रात के 3 बजे अचानक उसे कौवों की काय सुनाई देती है, जैसे एक साथ बहुत सारे कौवे उसके घर के आसपास इकट्ठा हो गए हों। जब हिमांशु की नींद खुलती है, वह खिड़की से बाहर झांकता है और देखता है कि उसके घर के आसपास कम से कम 50 से 100 कौवे बैठे हुए हैं। यह दृश्य देखकर हिमांशु का दिल डर से धड़कने लगता है, लेकिन वह साधना जारी रखने का फैसला करता है। हिमांशु की नींद कौवों की काय की आवाज से खुल जाती है। वह तुरंत अपनी मम्मी को जगाकर कहता है, मम्मी, हमारे घर के आसपास इतने सारे कौवे कहां से आ गए? उसकी मम्मी कहती हैं, कौवे घर के अंदर नहीं है, वे छत पर बैठे होंगे। वे दोनों छत पर जाकर देखते हैं, लेकिन वहां कोई भी कौवा नहीं होता। यह देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं कि इतनी जोर से कौवों की आवाज कहां से आ रही थी। इसके बाद वह रात आती है जिसका हिमांशु को बेसब्री से इंतजार था। 10वीं रात हिमांशु शमशान के उस पीपल के पेड़ के पास बैठकर अपनी साधना कर रहा होता है। ठीक रात के 12 बजे एक बेहद सुंदर स्त्री पेड़ के पीछे से निकलकर उसके सामने आ जाती है। वह इतनी सुंदर होती है कि हिमांशु ने पहले कभी किसी इंसान को ऐसा नहीं देखा था। वह स्त्री हिमांशु से कहती है, हिमांशु, तुम्हारी साधना पूरी हुई
तुमने मुझे पा लिया। हिमांशु उस स्त्री को देखकर जैसे सम्मोहित हो जाता है। उसकी आंखें बस उसी पर टिक जाती हैं। वो पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो जाता है और उसके दिमाग में केवल दो ही ख्याल आते हैं, या तो वह यक्षिणी को हासिल कर ले या फिर उसके साथ कुछ शारीरिक संबंध बना ले। लेकिन तभी उसका मन उसे याद दिलाता है कि उसे पैसे कमाने हैं और इस यक्षिणी से बस धन की कामना करनी है। यक्षिणी मुस्कुराकर कहती है, मांगो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? हिमांशु लालच में डूबा हुआ तुरंत कहता है, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है, मुझे अमीर बनना है। यक्षिणी कहती है, अगर तुम मुझसे कुछ मांगते हो तो मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन तुम मेरी एक इच्छा पूरी करोगे। हिमांशु लालच में अंधा होकर बिना सोचे समझे कह देता है, जो तुम चाहोगी वह मैं करूंगा, बस मुझे अमीर बना दो। यक्षिणी उसे कहती है, ठीक है, कल रात 3 बजे तक तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। हिमांशु खुशी खुशी घर लौट आता है। अगले दिन वह अपने खेत में काम करने जाता है और रात को सही समय पर वापस आता है। ठीक 3 बजे यक्षिणी उसके सामने प्रकट होती है और उसके हाथ में 50 लाख तक यही सिलसिला चलता रहता है। 4-5 दिन बाद हिमांशु की लालच और उसकी इच्छाएं उसे और भी गहरे जाल में फंसा देती हैं। हिमांशु ने कंस्ट्रक्शन के लिए सरी बनाने का नया बिजनेस शुरू किया था और काम तेजी से बढ़ने लगा। गांव वाले हैरान थे। कल तक जिस हिमांशु के पास कुछ नहीं था, आज उसके पास बेहिसाब पैसा कहां से आ गया। लोग फुसफुसाना लगे, पहले राहुल और अब हिमांशु, ये सब अचानक कैसे हो रहा है? सबसे अजीब बात यह थी कि हिमांशु और अब एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, जैसे कोई अनकहा रहस्य दोनों के बीच खड़ा हो गया हो। पर हिमांशु को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका ध्यान सिर्फ अपने बढ़ते हुए बिजनेस पर था। फिर 7-8 दिन बीतते ही अचानक एक रात यक्षिणी फिर से हिमांशु के सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा अब और भी ज्यादा रहस्यमय था। उसने ठंडी आवाज में कहा, अब समय आ गया है मेरी इच्छा पूरी करने का। हिमांशु की रगों में एक सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे से पूछा, आपकी क्या इच्छा है? यक्षिणी ने उसे एक नजर भर देखा और बोली, मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है। हिमांशु के कानों में जैसे कोई भयानक गूंज सुनाई दी। उसके मन में उस पहली मुलाकात की याद ताजा हो गई जब उसने यक्षिणी को देखा था। इतनी सुंदर, इतनी रहस्यमयी। उसकी सोच में अब लालच और वासना हावी होने लगे। उसे लगा जैसे उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। यह किसी सपने जैसा था जिसे वह कभी खोना नहीं चाहता था। उस रात यक्षिणी और हिमांशु बेहद करीब आ गए। उनके बीच वह सब कुछ हुआ जो अक्सर एक शादीशुदा जोड़े के बीच होता है, पर इस करीबी के साथ कुछ अनदेखा, अनकहा भी था। एक अदृश्य डर जो हिमांशु के दिल के कोने में धीरे धीरे जगह बना रहा था। हिमांशु अब पूरी तरह यक्षिणी के जादू में खो गया था, लेकिन क्या वह जानता था कि उसने किस अंधेरे रास्ते पर कदम रख दिया है? यह रिश्ता उसकी जिंदगी को किस ओर ले जाएगा, यह सोचकर भी उसकी रूह कांप उठी थी। यह सब होने के बाद हिमांशु अपने आप को सबसे ताकतवर इंसान महसूस करने लगा था। उसे ऐसा लगता था कि अब उसकी ताकत के सामने कोई नहीं टिक सकता। उसकी बॉडी में इतनी शक्ति आ गई थी कि वह एक ट्रक तक को अपने हाथों से उठा ले। उसके पास अब सब कुछ था, पैसा, ताकत और हर 2 दिन में यक्षिणी के साथ फिजिकल रिलेशन। हिमांशु अब इतना पावरफुल हो गया था कि उसे लगता था वह 10 लोगों को एक साथ हरा सकता है। 7-8 दिन तक सब कुछ इसी तरह चलता रहा। एक रात जब हिमांशु और यक्षिणी फिर से फिजिकल हो रहे थे, तभी रात के 2-3 बजे के बीच अचानक से राहुल का फोन आता है। हिमांशु अपने घमंड में डूबा। सोचता है, अब मैं राहुल को बताऊंगा कि जिस यक्षिणी को वह सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था, अब वह मेरे पास है। हिमांशु फोन उठाकर उसे स्पीकर पर रख देता है। दूसरी तरफ से राहुल घबराई हुई आवाज में बोलता है, भाई हिमांशु, वो कोई यक्षिणी नहीं है, वो एक डायन है। ये सुनते ही हिमांशु की सांसें जैसे थम जाती हैं। उसका पूरा शरीर जम गया और उसके दांत आपस में पिसने लगे। डायन वह शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगता है और तभी जो यक्षिणी उसके ऊपर बैठी थी, उसकी असली पहचान सामने आने लगी। हिमांशु उस रात बहुत घबराया हुआ था। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके गले को काटने की कोशिश कर रहा है। कभी उसके होठों को काट रहा था और कभी कानों पर काट रहा था। उसे एक अजीब सी हंसी सुनाई दी, जैसे चुड़ैलों की डरावनी हंसी होती है।
हिमांशु हक्का बक्का हो गया और बिस्तर पर जड़त बैठा रहा। और जब यह घटना हुई, वह इतना डर गया कि वहीं बैठे बैठे उसका टॉयलेट निकल गया था और पूरे बिस्तर गंदे कर दिए थे। हिमांशु ने देखा था कि वह जो भी चीज थी एक डायन के रूप में थी। उसकी शक्ल इतनी भयानक थी कि हिमांशु ने कभी भी ऐसा डरावना चेहरा नहीं देखा था, ना किसी फिल्म में और ना असल जिंदगी में। जैसे ही हिमांशु ने पहली बार उस डायन को देखा, वह तुरंत बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि सब कुछ सामान्य था, बस बिस्तर गंदे हो चुके थे। 2 दिन तक हिमांशु घर से बाहर नहीं निकला। वह बिस्तर के नीचे छिपा रहा। डायन के डर से कांपता हुआ 2 दिन बाद उसे खबर मिली कि राहुल के पापा की मौत हो गई थी और राहुल ने अपना घर बेचकर वहां से भागने का फैसला कर लिया था। अब हिमांशु के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि वह क्या करे, किससे बात करे। लेकिन उसे यह भी एहसास था कि अगर डायन ने उसे चुन लिया है तो इससे छुटकारा पा इतना आसान नहीं होगा। तीसरी रात जब हिमांशु सोने की कोशिश कर रहा था, वह डायन फिर से उसके पास आई। इस बार उसने इंसान का नहीं बल्कि एक डरावने रूप का अवतार लिया हुआ था। वह हिमांशु से बोली, तूने मेरी पहली इच्छा पूरी कर दी, अब मेरी दूसरी इच्छा सुन। अगर तूने इसे पूरा नहीं किया तो अगले 2 दिनों में तेरी मौत निश्चित है। हिमांशु डरते हुए बोला, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मुझे मत मारना। डायन ने कहा, तेरे घर के पास एक औरत रहती है जो 8 महीने की गर्भवती है। मुझे उसके पेट में से बच्चा लाकर दे दे। अगर तूने वह बच्चा मुझे लाकर दे दिया तो तुझे छोड़ दूंगी, नहीं तो कल शाम को मैं खुद उस बच्चे को निकाल लूंगी और उसके बाद तेरा नंबर होगा। यह सुनकर हिमांशु के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जानता था कि यह काम करना उसके बस में नहीं था, लेकिन अगर उसने डायन की बात नहीं मानी तो उसकी मौत तय थी। अगले दिन शाम को हिमांशु ने जब बच्चे को नहीं लाया तो अचानक बगल वाले घर से चीख पुकार सुनाई देने लगी। हाय मगई, बच्चा कहाँ गया? हिमांशु कांपते हुए सोचने लगा, क्या डायन ने सच में अपनी बात पूरी कर दी? हिमांशु के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वह सब सच में हो गया? गांव में दहशत फैल चुकी थी। बगल वाले घर की गर्भवती महिला की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया था। उसके पेट पर खून से सने नाखूनों के गहरे निशान थे जो किसी भी तरह से सामान्य नहीं लग रहे थे। यह खबर जब हिमांशु के कानों तक पहुंची तो उसकी रूह कांप उठी। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई और वह समझ गया कि अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। वह दौड़ता हुआ अपने पापा के पास पहुंचा, आंखों में आंसू और दिल में भारी पछतावा लेकर बोला, पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं श्मशान में गया था। वहां मैंने एक तांत्रिक से सिद्धि लेने की कोशिश की। वह तांत्रिक कोई और नहीं, डायन थी। उसके पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने बिना सोचे समझे हिमांशु को पीटना शुरू कर दिया। हिमांशु के शरीर पर हरे, नीले और पीले बेल्ट के निशान उभर आए, लेकिन मारने के बाद उन्हें भी एहसास हुआ कि समस्या इससे नहीं सुलझेगी। वे तुरंत समाधान की ओर बढ़े और एक सिद्ध तांत्रिक को बुलाया जिसे वे वर्षों से जानते थे। जब तांत्रिक आया तो उसने हिमांशु को देखा और बिना एक पल गवाए कहा, तुम अपने साथ एक बहुत बड़ी और खतरनाक शक्ति लेकर घूम रहे हो। वो डायन अब और भी ताकतवर हो चुकी है। यह सुनते ही हिमांशु के परिवार वालों के चेहरों पर हवाइयां उड़ गईं। उसकी मां ने डरते हुए पूछा, आपको यह कैसे पता? तांत्रिक ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारा बेटा तो तुम्हें जिंदा दिख रहा है, लेकिन मेरी नजर में वह मौत के दरवाजे पर खड़ा है। इसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ। बिना देरी किए वे हिमांशु को हॉस्पिटल लेकर भागे। शाम को जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर की बातों ने पूरे परिवार को सन्न कर दिया। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, आपके बेटे के पास बस 2 महीने हैं। इसका खून खतरनाक रूप से कम हो चुका है। अगर सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो यह ज्यादा दिन नहीं बचेगा। अब सच्चाई सामने आई। जो हिमांशु खुद को शक्तिशाली समझ रहा था, वह दरअसल उस डायन के जाल में फंसा हुआ था। उसका शरीर अंदर से खोखला हो चुका था। परिवार ने ठान लिया कि किसी भी हाल में हिमांशु को बचाना है। वे तुरंत एक पंडित जी के पास गए और उनसे मदद की गुहार लगाई। पंडित जी ने ध्यान लगाया और कहा, कल पूर्णिमा की रात है, उस रात महायज्ञ होगा, लेकिन ध्यान रखना, लड़का बहुत तड़पेगा, बहुत चीखे। उसे बांध कर रखना होगा, क्योंकि जो होने वाला है वह बेहद भयानक होगा।
अगली रात पूर्णिमा का चांद आसमान में चढ़ा और यज्ञ की तैयारी शुरू हुई। पूरा मोहल्ला इस अनहोनी को देखने के लिए बाहर खड़ा था। माहौल में एक अजीब सी घबराहट फैल गई थी, जैसे कोई भयानक आपदा आने वाली हो। पंडित जी ने जैसे ही यज्ञ में आहुति डाली, हिमांशु की चीखें आसमान में गूंज उठीं। उसके शरीर पर फोड़े फंसिया उभरने लगे, खून और पस बहने लगा। उसकी चीखें इतनी तेज थीं कि उसके पापा ने एक रुमाल लेकर हिमांशु के मुंह में ठूंस दिया ताकि आवाज बाहर न जाए। यज्ञ 3 से 4 घंटे तक चलता रहा। हर आहुति के साथ हिमांशु की हालत और खराब होती गई। उसके शरीर से खून और पस बह रहा था। उसकी सांसें टूटने लगीं। आखिरकार दर्द से तड़पते हुए हिमांशु बेहोश हो गया। पर क्या इस यज्ञ ने उसकी जान बचाई या मौत का रास्ता और करीब ला दिया? यह सवाल अब भी हवा में तैर रहा था। पंडित जी यज्ञ खत्म होने के बाद हिमांशु के पास आए और बोले, फिलहाल मैंने उस डायन को यहां से भगा दिया है, लेकिन अब जितनी जल्दी हो सके इस शहर को छोड़कर चले जाओ। तुम्हारे बेटे की जान बचा ली है, लेकिन उसके कर्म इतने अच्छे नहीं थे कि इसे पूरी तरह मुक्त कर पाते। इसके बाद जब हिमांशु के पापा ने पूरी सच्चाई पता की तो उन्हें मालूम पड़ा कि राहुल, जिसने असल में उस यक्षिणी को सिद्ध किया था, वही इस पूरी घटना का कारण था। राहुल को पहले यक्षिण ने मांस की मांग की थी तो वह जानवरों की बलि चढ़ाकर उसे संतुष्ट करता रहा, लेकिन एक दिन यक्षिण ने उसे कहा, अब मुझे तेरी या तेरे परिवार के किसी सदस्य की बलि चाहिए। डर के मारे राहुल ने अपने पिता को कुर्बान कर दिया और फिर पूरा शहर छोड़कर भाग गया। जब यह बात फैली कि हिमांशु ने भी उसी तरह की डायन सिद्ध कर रखी थी तो उसकी बदनामी हर तरफ फैल गई। रिश्तेदारों और दोस्तों ने उससे नाता तोड़ लिया। हिमांशु से उसके दोस्त के चाचा ने भी से संबंध खत्म कर दिए। जब उन्हें यह सच्चाई पता चली, हिमांशु का परिवार पूरी तरह से अलग था, थलग पड़ गया। हालांकि हिमांशु के चाचा, जो पुणे में क्लर्क की नौकरी कर रहे थे, इस घटना से ज्यादा प्रभावित नहीं हुए, लेकिन यह सच्ची घटना पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गई। हिमांशु अब भले ही सुरक्षित था, लेकिन इस घटना ने उसे और उसके परिवार को गहरी सीख दी थी। पंडित जी ने सख्त लहजे में कहा, लालच में आकर कभी ऐसी गलती मत करना। लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, सोचते हैं कि दूसरों की किस्मत छीन लेंगे, उनकी दौलत पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जो कर्म आप करोगे उसका फल आपको इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा, और अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर किसी की किस्मत छीन कर आप बच नहीं सकते। आपको सूद समेत उसे लौटाना पड़ेगा। पंडित जी की यह बातें हिमांशु के पापा के दिल में गहरे उतर गईं। उनके पापा पुलिस में थे और वे परेशान थे कि गांव में चोरियां इतनी क्यों बढ़ गई थीं। उन्हें अब समझ आया कि वह चोर कोई और नहीं बल्कि उनका खुद का बेटा था। वो डायन जिसे हिमांशु ने सिद्ध कर रखा था, पैसे मांगने पर घरों से नोटों की गड्डियां खींचकर उसे दे देती थीं। गांव में चोरी की शिकायतें भी हिमांशु के पापा के पास ही आती थी, जो हवालदार थे। हिमांशु और राहुल दोनों डायन के जाल में फंसे हुए थे। राहुल ने तो यहां तक कर दिया कि अपनी जान बचाने के लिए अपने पिता की बलि दे दी। यह सब सोचकर हिमांशु के पापा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि वे अपने ही बेटे पर नजर नहीं रख पाए थे। अब जब सच्चाई सबके सामने आई तो हिमांशु के रिश्तेदारों और दोस्तों ने उससे दूरी बना ली। बाद में हिमांशु दोस्त के चाचा, जो पहले हिमांशु के करीबी थे, उन्होंने भी अब उससे रिश्ता तोड़ दिया। हालांकि हिमांशु का चाचा, जो पुणे में क्लर्क की नौकरी कर रहा था, इस मामले से उतना प्रभावित नहीं हुआ। इस पूरी घटना से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मेहनत से कमाया हुआ पैसा ही असली सुख देता है। चोरी, धोखा या काले जादू के जरिए कमाया गया धन एक दिन आपको तबाह कर देता है। पंडित जी ने भी यही कहा, जितना है उसमें खुश रहो, अपनी मेहनत से कमाओ, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। ऐसी किसी हराम की कमाई का सहारा मत लो जो आगे जाकर तुम्हें बर्बाद कर दे। हिमांशु और राहुल जैसे लोग डायन और तांत्रिकों के जाल में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। वो डायन जो जानवरों और इंसानों की बलि लेती थी, सबसे ज्यादा ताकतवर तब हो गई थी जब उसने एक मासूम बच्चे की बलि ले ली थी। यही कारण था कि राहुल ने अपने पिता की बलि दी थी और शहर छोड़कर भाग गया था। अंत में यह घटना एक भयानक सबक बनकर रह गई। हिमांशु की जिंदगी का वह भयानक महायज्ञ, जिसमें उसने 3 घंटे तक तड़पते हुए चिल्लाया,
उसके पूरे शरीर पर फोड़े और खून के निशान छोड़ गया। रिश्तेदारों और दोस्तों ने उससे दूरी बना ली और यह कहानी हर जगह फैल गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हॉरर वॉल्ट पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना और दिलचस्प लगा है। और हाँ, ऐसे और भी डरावनी कहानी, रहस्यमय रोमांटिक किस्सों के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस ना कर सकें। अब तक के लिए इतना ही। अगली कहानी में हम जल्द ही फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।